प्रीवियस लेक्चर वाज अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। दैट इज सिंपली इट गिव्स अस अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस। ठीक है, कौन रिएक्शन होगा कौन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ कौन स्पॉन्टेनियस है कौन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इसके लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में और एक चीज ऐड कर दी कि हम मैथमेटिकली, ठीक है, या इसके लिए जो क्राइटेरिया है, ठीक है, मैथमेटिकल पैरामीटर्स हैं इसके लिए, जिससे हम बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड फॉर दिस वी हैव 3 क्राइटेरिया। कितने क्राइटेरिया बेटा? 3 क्राइटेरिया हमारे पास है, जिससे हम बता सकते हैं कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। इसमें हमने सबसे पहले बोला था दैट इज कॉल्ड द एंथैल्पी चेंज। क्या बोला था बेटा? एंथैल्पी चेंज, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी या एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच। एंड द सेकंड वन हमने बोला था एंट्रोपी चेंज। क्या बोला था बेटा? एंट्रोपी चेंज, ठीक है, डेल्टा एस डेल्टा एस, ठीक है। एंड द लास्ट वन थर्ड वन दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, and that is represented by delta G। ठीक है, gives free energy change या change in gives free energy both। So these are the 3 criteria, these are the 3 mathematical parameters by which we can easily say the reaction is whether spontaneous or non spontaneous। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोगों को एक तो आप लोग जाहिर सी बात होगी कि पहले एंथैल्पी चेंज, इसमें कुछ लिमिटेशंस होगी जिसकी वजह से फिर एंट्रोपी पर आना पड़ा। तो एंट्रोपी में कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से फिर गिब्स फ्री एनर्जी पर, फिर जो लास्ट पैरामीटर है गिब्स फ्री एनर्जी, यहां से हम फाइनली बता सकते हैं कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। सो फर्स्ट वन वी विल डिस्कस हियर दैट इज द एंथैल्पी चेंज, दैट इज द एंथैल्पी चेंज बेटा, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने पहले से जब हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया, ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन या कोई भी काम अगर होता है दुनिया में तो वो अपना एनर्जी मिनिमाइज कर लेता है। कोई भी प्रोसेस अगर होता है तो एनर्जी मिनिमाइज की वजह से होता है। ठीक है, जैसे हमने बोला था टॉप से बॉटम पानी आ रहा है या कोई ऊपर से नीचे आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, जब वो मतलब ऊपर एनर्जी ज्यादा है नीचे एनर्जी कम है, वी आर रिगार्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज हो जाती है, यानी कि ऊपर अगर उसकी 40 जूल एनर्जी है, नीचे कितनी बेटा? 5 जूल, 2 जूल मिनिमाइज, मतलब जीरो तो नहीं होती है, मिनिमाइज होती है। ठीक है, 2 जूल 4 जूल 5 जूल, ठीक है। अब वो मतलब अगर 40 से 5 जूल, तो इसका मतलब इसने 35 जूल ऑफ एनर्जी रिलीज किया है। तो इसका मतलब अगर किसी भी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है, क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, जो मतलब खुद ही प्रोसेस हो रही है, पानी का ऊपर से नीचे आना, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का मूव करना, ठीक है, हीट का फ्लो करना फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो इसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। जैसे हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ गया तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये यहां से यहां तो गया, तो इसका मतलब इसने एनर्जी रिलीज की नहीं, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका डाउन हो गया, तो इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, हीट रिलीज हो गई, तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है, तो एनी सबस्टेंस, ठीक है, एनी सबस्टेंस which has tendency to decrease energy या release energy, नहीं ऐसे लिखो, एनी प्रोसेस ऐसे लिखो,
any process in universe occurs is due to release in energy, ब्रैकेट में लिख लेना पोटेंशियल एनर्जी, रिलीज इन एनर्जी। और अगर किसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है तो हम बोलते हैं ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। उस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या होता है बेटा? नेगेटिव। डेल्टा एच क्या होता है बेटा? नेगेटिव। तो अगर किसी प्रोसेस का डेल्टा एच नेगेटिव है तो इसका मतलब हम बोलेंगे क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो हमने देखा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो खुद ब खुद होता है, ठीक है। खुद ब खुद कौन होगा? जो एनर्जी रिलीज करेगा। तो जब डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस इज spontaneous. Any process in universe is due to release in energy, या which releases energy is spontaneous, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं any process in universe which releases energy, ये भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। which releases energy, which releases energy is called spontaneous process. Is called spontaneous process. That is delta H is negative. Delta H negative. For example, हमने कल एग्जांपल किया था H2 gas plus O2 gas gives H2O, and it has been observed experimentally that for this reaction delta H equals to negative -180 किलो जूल होता है। इस रिएक्शन के लिए देखा गया है डेल्टा H क्या है? नेगेटिव। और हमने यहाँ पर कल आप लोगों को बता भी दिया ये रिएक्शन क्या होता है। थोड़ा सा इसमें इग्नाइट कर दो, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दो, ये रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने इनिशिएट किया, ये रिएक्शन खुद ब खुद हुआ। तो इसका मतलब इसका इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच क्या होता है बेटा? क्लियर? बात आई समझ में? ऐसा अगर आप देखोगे यहाँ पर एनर्जी क्यों रिलीज हुई होगी, देखो बेटा हाइड्रोजन यहाँ पर H2 और ऑक्सीजन यहाँ पर O2, ठीक है। और यहाँ पर और है वाटर ये। तो यहाँ पर पहले इसका बॉन्ड तोड़ना है, फिर ये बॉन्ड तोड़ना है, तब जाके तो ये बनेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड और यहाँ पर दो बॉन्ड, दो और एक कितने हो गए? 3 बॉन्ड। यहाँ पर 3 बॉन्ड तोड़ने हैं, ठीक है, और 2 बॉन्ड बने, टू न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है बेटा? एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या है? नहीं, डेल्टा एच इज नहीं। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्लियर? लेकिन ऐसे भी प्रोसेसेस है जिनका डेल्टा एच पॉजिटिव देखा गया। ऐसे भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस है जिनका डेल्टा एच क्या है बेटा? पॉजिटिव, लेकिन है वो स्पॉन्टेनियस, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं यहां पर बट देयर आर many processes in which many spontaneous processes in which delta H is positive, ऐसे भी प्रोसेसेस है जिनका डेल्टा एच क्या है बेटा? पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर एग्जांपल आइस से वाटर बनना,
आइस से वाटर बनना। अब आइस आप लोगों ने बाहर रखा, वो कब वाटर में कन्वर्ट होगा? जब थोड़ा सा हीट लगेगा, जब वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो यहां पर हीट अब्सॉर्ब होगा, तो जब हीट अब्सॉर्ब होगा तो डेल्टा एच क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। डेल्टा एच इज पॉजिटिव फॉर दिस रिएक्शन, डेल्टा एच इज पॉजिटिव। सिमिलरली वाटर से वाटर वेपर बना, खुद ब खुद होता है। थोड़ा सा इनलेट मतलब टेम्परेचर क्या बोलते हैं, दरिया में वाटर, लेक में पानी है, वो खुद ब खुद इवापोरेट होता है कि कोई उसको इवापोरेट करता है? खुद ब खुद थोड़ा सा धूप निकल आए तो इवापोरेट हो जाएगा। मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा सा तो इनिशिएशन करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा धूप निकल आ गया तो खुद ब खुद, जैसे आप लोगों ने वाटर का पतीला बाहर रखा यहाँ पर, तो 2 घंटे 3 घंटे बाद उसका वाटर लेवल डिक्रीज होगा। वो खुद ब खुद होगा कि मतलब आपने किया, खुद ब खुद आपने कोई टेम्परेचर यहाँ से तो नहीं दिया, बस उसकी धूप पड़ गई तो उसमें गया, तो खुद ब खुद तो हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो वाटर से वाटर वेपर बनना। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस, अब इसमें तो हीट लगती है कि नहीं लगती है? अब चाहे सन की हीट लगती है लेकिन लगती तो है, तो इसका भी डेल्टा एच क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। इसी तरह से मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है HgO, ठीक है, मर्करी सॉलिड प्लस हाफ ऑफ O2। ठीक है, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस का भी देखा गया डेल्टा एच क्या है बेटा? इसका पॉजिटिव। यानी कि ये तीनों प्रोसेसेस क्या है बेटा? एंडोथर्मिक, बट दीज आर स्पॉन्टेनियस। सिमिलरली दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। अगर इसमें एक और एग्जांपल मैं ऐड करूं, इस प्रोसेस में अगर आप देख, कल मैंने बोला था कंबस्टन ऑफ कार्बन, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस का भी डेल्टा एच नेगेटिव है। क्या है बेटा? डेल्टा एच नेगेटिव। बट ये प्रोसेस खुद ब खुद होता है। ठीक है, आप थोड़ा सा कार्बन को चिंगारी दे दो, माचिस की तीली दे दो, फिर वो दिन भर खुद ही जलता रहेगा। जैसे आप लोग ने लकड़ी का बड़ा ढेर खड़ा किया, फिर आप लोग ने थोड़ा सा उसमें पेट्रोल डाला, वो जल गया, ठीक है, तो वो फिर खुद ब खुद ही जलता है कि नहीं जलता है? फिर वो कितनी, मतलब आप लोग कितनी एनर्जी देते हो? आप लोग मतलब थोड़ी सी माचिस की तीली लगाई उसमें, उसकी कितनी एनर्जी होगी? 5 जूल। लेकिन जब वो पूरा जल रहा है तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है? 100, 200, 300, तो उसके हिसाब से 5 जूल नेगेटिव है। दैट इज अ स्मॉल इनिशिएशन। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस डेल्टा एच इनका नेगेटिव है, जिस प्रोसेस का डेल्टा एच नेगेटिव दैट इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो यहां से तो ये क्लियर हो गया। चलो ठीक है, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, दैट प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, मान के जाते हैं। ठीक है, और जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव है वो क्या है बेटा? एंडोथर्मिक। ठीक है, जिस प्रोसेस का डेल्टा एच नेगेटिव वो एक्सोथर्मिक, जिस प्रोसेस का डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक। लेकिन हमने देखा जो नेचुरल प्रोसेसेस है, जो खुद ब खुद होती है, ठीक है, उनका डेल्टा एच भी क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि वो भी क्या करना चाहती है? एनर्जी रिलीज। ठीक है, पहाड़ से पानी नीचे गिरना दैट इज पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना तो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। ठीक है, तो एनर्जी मिनिमाइज होता है, स्टेबिलिटी की तरफ भागता है। किसकी तरफ? स्टेबिलिटी की तरफ भागता है। तो यहां पर हम केमिकल रिएक्शन से बता सकते हैं कि जिस केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव यानी एनर्जी रिलीज होता है, तो वो प्रोसेस क्या हो सकता है? स्पॉन्टेनियस। वो प्रोसेस हो सकता है स्पॉन्टेनियस, बट इट इज नेवर पॉसिबल कि हमेशा हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी रिएक्शंस हैं जिनका डेल्टा एच पॉजिटिव है लेकिन वो क्या है बेटा? स्पॉन्टेनियस। तो ये सोल पैरामीटर नहीं है। ठीक है, कि ये मतलब एंथैल्पी चेंज जो है ये अब सोल पैरामीटर, अकेला पैरामीटर नहीं है जिससे हम ये बता सकते हैं कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। कंफ्यूजन तो है।
ठीक है, क्योंकि ऐसी भी प्रोसेस जिनका डेल्टा एच पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस है, ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनका डेल्टा एच नेगेटिव है वो भी स्पॉन्टेनियस है। बट मोस्टली हम ये बता सकते हैं, जनरली हम ये बता सकते हैं जिसका डेल्टा एच नेगेटिव होगा वो मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है, बट इट इज नेवर ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ये कभी ट्रू नहीं हो सकता कि हमेशा हो, हमेशा नहीं होगा। तो इसीलिए तो दूसरा क्राइटेरिया है हमारे पास, तो अब उस पर जाते हैं, उसकी बात करते हैं कि एंट्रोपी से क्या पता चलेगा। ठीक है, एंट्रोपी का देखते हैं। तो नेक्स्ट वन इज, आ गए समझ में एंथैल्पी चेंज। चलो एंट्रोपी चेंज नेक्स्ट वन। Now this is the most versatile and most important topic of thermodynamics, that is entropy. Entropy change. एंट्रोपी चेंज, बात करते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी जो है बेटा, इट इज नथिंग, इट इज सिंपली ए मैथमेटिकल डिवाइस। ठीक है, एंट्रोपी एक्चुअली इट इज ए ग्रीक वर्ड। एंट्रोपी जो है क्या है बेटा, ये ग्रीक वर्ड है, ट्रोपोस। किससे बेटा? ट्रोपोस, जिसका मतलब है चेंज। क्या मतलब है इसका? चेंज। तो एंट्रोपी जो है, किसी प्रोसेस में कितना चेंज हुआ, पहले क्या था, बाद में कितना चेंज हुआ। ठीक है, किसी प्रोसेस में कितना चेंज हुआ, दैट इज एंट्रोपी। ठीक है, अगर हम इसको इन ब्रॉडर वे में समझाना चाहते हैं तो एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। क्या होता है बेटा? डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। कोई चीज, ठीक है, कोई सबस्टेंस कितना डिसऑर्डर हुआ है पहले से, ठीक, ये तो नहीं बता सकते वो पहले कितना डिसऑर्डर था। ठीक है, जितना उसमें डिसऑर्डर था वो वहां से स्टार्टिंग से फाइनल स्टेज तक उसमें कितना डिसऑर्डर हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड द एंट्रोपी। दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। पहले कितना डिसऑर्डर था, बाद में कितना डिसऑर्डर है, दैट इज कॉल्ड द एंट्रोपी। फॉर एग्जांपल अभी आप लोग यहाँ पर क्लास में बैठे हो, ठीक है, मैं अभी यहाँ पर रुका हुआ हूँ, तो मैंने देखा 1 स्टूडेंट इज देयर, 2 यहाँ पर, 1 वहां पर। ठीक है, अब आऊंगा मैं 10 मिनट बाद, तो ये अभी भी डिसऑर्डर है। ऑर्डर तो नहीं है, ऑर्डर तो ये होगा कि 2 इस पर, 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 दैट इज द परफेक्ट ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बेंच पर 1 है, एक बेंच पर 2 है, ठीक है, किसी पर 3 होंगे कभी। तो अब मैं 10 मिनट बाद आया, 10 मिनट बाद मैं क्या देखता हूं कि मुबशिर यहाँ पर है और वो वहां पर है। ठीक है, लेकिन ऑर्डर वही, अब क्या है, ये 2 यहाँ मतलब 2 बैठ के बेंच पर बैठे हैं, तो अब यहाँ पर पहले से कितना चेंज हुआ ऑर्डर में, दैट इज कॉल्ड द डिसऑर्डर। दैट इज कॉल्ड द डिसऑर्डर। मतलब अभी आप लोग प्रेयर पढ़ रहे थे, तो प्रेयर में सभी लाइन में खड़े थे। प्रेयर में क्या थे बेटा? सभी लाइन में खड़े थे। जो ही प्रेयर खत्म तो आप लोग कहां भागे, मतलब सभी लोग क्या हो गए, फैल गए, तो दैट इज कॉल्ड द डिसऑर्डर। उसको हम क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर। आपने सुबह कमरे में अपनी चीजें संभाल के रखी, ठीक है, तो ऑर्डर में रखी, तो अब आप गए रूम पर क्लासेस के बाद, तो वहां पर देखा आप लोगों ने जो चीज आपने जहां पर रखी वो वहां पर नहीं है, किसी और जगह।
तो अब ये ऑर्डर में डिसऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ऐसा तो हमेशा होता है कि नहीं होता है? आप लोग जहां पर चीज रखते हो वहां पर होती है? नहीं होती है, क्योंकि नेचर में डिसऑर्डरनेस लिखा यहां पर होता ही है डिसऑर्डरनेस। ठीक है, अभी आप लोग यहां पर हो, ठीक है, जब क्लासेस खत्म होंगे तो आप लोग फैल जाओगे कि नहीं फैल जाओगे, कि लाइन में चले जाओगे? मतलब पॉसिबिलिटी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं। तो आप लोग क्या करें, आधे इधर आधे उधर, ठीक है, तो क्योंकि डिसऑर्डर नेचर को अच्छा लगता है, ठीक है, तो डिसऑर्डरनेस हो जाती है, रैंडमनेस आ जाती है सिस्टम में। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई सॉलिड, अब ये मतलब क्या होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सॉलिड सबस्टेंसेस है, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स एक बॉक्स में हमने रख लिए, तो वो क्या होते हैं बेटा, एक अरेंजमेंट में होंगे, ऑर्डर में होंगे। सॉलिड में क्या होता है, क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो ये सॉलिड। अब यहां पर थोड़ा सा आपने इसको हीट किया, थोड़ा सा आपने हीट किया, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड में थोड़ा पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर भागना शुरू करेंगे, डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये डिसऑर्डर, पहले देखो कितना अच्छा ऑर्डर था, अरेंजमेंट था, अब थोड़ा डिसऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ? अब थोड़ा सा और इसको हीट कर लो बेटा, ये लिक्विड था, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको फिर से हीट करो तो ये वेपर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? गैस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हो, वाटर में पहले आइस था, आइस मान के चलो, तो एक ऑर्डर था पार्टिकल्स का, वाटर मॉलिक्यूल्स का, ऐसे ऐसे क्लोजली पैक करके, ठीक है, तो आइस आपको अच्छे से दिख रहा था कि मतलब परफेक्ट क्रिस्टलाइन। फिर उसके बाद आपने उसको हीट किया थोड़ा सा, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो थोड़ा फैलने लगा, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लगे। उसके बाद आपने फिर से थोड़ा सा हीट किया, तो लिक्विड से क्या बन गया, वेपर, यानी कि गैस बन गया। तो अब वाटर पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा दूर होंगे। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर डिसऑर्डरनेस आ गई, रैंडमनेस आ गई, ठीक है। अब ये पार्टिकल जहां चाहे जिस तरफ चाहे मूव कर सकता है, यहां पर उतना मूव नहीं कर सकता, यहां पर तो बिल्कुल ही मूव नहीं कर सकता, उसी को बोलते हैं रैंडमनेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, रैंडमनेस, मतलब ये पहले या फ्रीली मूव करेगा, जहां चाहे घूम सकता है, यहां पर उतना ज्यादा नहीं, यहां पर तो बिल्कुल ही नहीं। तो इसी को हम बोलते हैं, यहां पर क्या हो गया, यहां पर एंट्रोपी चेंज हो, पहले क्या ऑर्डर था, बाद में क्या ऑर्डर हुआ, तो दैट इज कॉल्ड द डिसऑर्डरनेस, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, इसको हम बोलते हैं रैंडमनेस, इसी को हम बोलते हैं फिर एंट्रोपी चेंज। क्या बोलते हैं बेटा, एंट्रोपी चेंज। अब एंट्रोपी चेंज क्या है, पहले अब यहां पर ये तो नहीं पता कि मतलब ये परफेक्टली था, ठीक है, इसमें भी थोड़ा बहुत डिसऑर्डर होगा ही, ठीक है, पहले कितना था बाद में कितना है वो हम मेजर कर सकते हैं। कोई सिस्टम पहले से ही बना हुआ है तो उसमें मतलब डिसऑर्डर तो होता ही होता है, थोड़ा बहुत ही लेकिन होता है, ठीक है, इसको हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन चेंज कितना होगा, जैसे हम इंटरनल एनर्जी में बोल रहे थे, पहले ही सिस्टम में एनर्जी है, ठीक है, अब हमें ये पता नहीं कि मतलब टोटल एनर्जी हम ऐसे मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इसमें अगर हमने 10 रुपया डाला तो इसमें 110 हो गए, ये नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि चेंज कितना हुआ, ठीक है, पहले ऑर्डर में और बाद के ऑर्डर में कितना चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड द डिसऑर्डरनेस, दैट इज कॉल्ड द रैंडमनेस। बात आ रही समझ में, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो दूसरा यहां पर, अब ये प्रोसेसेस ऐसा क्यों करते हैं, सिस्टम ऐसा डिसऑर्डरनेस की तरफ क्यों जाता है, कोई सिस्टम डिसऑर्डरनेस की तरफ क्यों जाता है, ठीक है, तो ये इसलिए, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई रिजर्वायर है, तो यहां पर मैंने इसको लॉक कर दिया, बंद कर दिया, अब यहां पर इस साइड में यहां पर गैस पार्टिकल्स हैं ज्यादा और यहां पर कम गैस पार्टिकल्स, तो प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा, यहां पर, क्योंकि गैस वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम यहां पर भी उतना, वॉल्यूम यहां पर भी इतना, तो यहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा,
और यहां पर क्या होगा, लो प्रेशर। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आप उठा लो। ठीक है, अब पार्टिकल्स यहां से यहां की तरफ मूव करेंगे कि यहां से यहां की तरफ मूव करेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो ये पार्टिकल्स अब इधर की तरफ मूव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर जाने से इनमें क्या होगा, डिसऑर्डरनेस आ जाएगी। क्या आएगी बेटा, डिसऑर्डरनेस। पहले ये ऐसे बंद थे, ठीक है, वॉल्यूम इतना थे, पार्टिकल्स ज्यादा थे। अब सब दोनों तरफ जब तक ये सेम ना हो जाए, यानी कि दोनों तरफ का प्रेशर जब तक सेम ना हो जाए, तब तक ये पार्टिकल्स यहां से यहां की तरफ चलते रहे। ठीक है, जब दोनों तरफ पार्टिकल सेम होंगे फिर जाएगा कोई किसी की तरफ नहीं। जब यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर सेम होगा तो ये मूवमेंट रुक जाएगा। ठीक है, और उस मूवमेंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जब यहां से प्रोसेस यहां की तरफ रुक जाए, ठीक है, यहां के पार्टिकल्स यहां गए, फिर यहां से पार्टिकल्स यहां गए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, वो कब अटेन हो जाएगा, जब दोनों तरफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस बराबर हो जाए। ठीक है, इसीलिए कोई भी प्रोसेस हायर कंसंट्रेशन से या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से डिसऑर्डरनेस बढ़ गई कि घट गई, बढ़ गई। क्योंकि पहले तो यहां पर कम थी, यहां पर ज्यादा थी, अब तो दोनों तरफ डिसऑर्डरनेस सेम है, तो इस तरफ से डिसऑर्डरनेस क्या होगी, बढ़ गई। तो जब डिसऑर्डरनेस सिस्टम में बढ़ गई, इन ऑर्डर टू अचीव इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए सिस्टम में डिसऑर्डरनेस आ जाती है, तो इसलिए क्या होता है, एंट्रोपी बढ़ जाती है। और एंट्रोपी बढ़ गई तो इसका मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा बेटा, स्पॉन्टेनियस होगा। दूसरा एग्जांपल यहां पर कोशिश करेंगे समझाने की। देखो बेटा, अगर हमारे पास हॉट कप ऑफ टी, हॉट कप ऑफ टी, तो आपके पास, ठीक है, इसमें हॉट टी है, तो जब आप लोगों ने इसको बाहर रखा, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं रखा, तो ये सर्द हो जाएगी कि ठंडी, मतलब ये गर्म हो जाएगी, सर्द हो जाएगी, क्योंकि आपके पास हॉट टी है, तो ये अपनी हीट किसकी तरफ रिलीज करेगा, बाहर की तरफ रिलीज करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो पार्टिकल्स है, यहां पर पहले पार्टिकल्स 10 थे, 15 थे, अब पार्टिकल्स कहां की तरफ गए, ऊपर की तरफ गए, तो इसमें रैंडमनेस बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। या ऐसा बोल सकते हैं, इसमें पहले टेंपरेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फिर आपने बाहर रखा, यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस बाहर रखा, ये तब तक सर्द होती जाएगी जब तक बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर सेम ना हो। फॉर एग्जांपल बाहर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, तो ये ठंडी कितनी हो जाएगी, 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या 15 तक पहुंच जाएगी, तो बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर जब तक सेम ना हो तब तक ये ठंडी होती जाएगी। बाहर का टेम्परेचर 15 है, तो 15 से कम तो ये नहीं हो जाएगी, बात आ रही समझ में, तो ये 15 तक हो जाएगी, 5 डिग्री सेल्सियस इसमें चला जाएगा। तो इसका मतलब ये सिस्टम किसकी तरफ जा, अब जब मतलब 15 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर है, अंदर भी 15 डिग्री सेल्सियस, बाहर भी 15 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों का टेम्परेचर सेम। अब ना बाहर की हीट अंदर आएगी, ना अंदर की हीट बाहर चली जाएगी, तो इसका मतलब ये कहां पर है, इक्विलिब्रियम पर। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्या है, रैंडमनेस बढ़ गई, डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर एंट्रोपी इंक्रीज होगी। क्या होगी बेटा, एंट्रोपी इंक्रीज। सिमिलरली अगर हमारे पास दो सॉल्यूशंस है, हमारे पास दो सॉल्यूशन है हमारे पास, एक सॉल्यूशन की हायर कंसंट्रेशन है, एक की लोअर कंसंट्रेशन है। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो पार्टिकल्स कहां से जाएंगे, हायर कंसंट्रेशन की तरफ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन कब तक, जब तक दोनों की कंसंट्रेशन सेम ना हो। जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, ये प्रोसेस
रुक जाएगी। तो इसमें क्या होगा, दरअसल रैंडमनेस इंक्रीज होगी, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो जाएगा और ये इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। जब कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम अचीव करता है, मतलब कोई भी प्रोसेस किसी भी सिस्टम में अगर रैंडमनेस बढ़ जाती है या डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती है, वो इसलिए ताकि वो सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन करे। क्या करे बेटा, इक्विलिब्रियम अटेन करे। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन करता है तो वो प्रोसेस रुक जाता है, तो वो प्रोसेस स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए होता है रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, इसलिए सिस्टम में इंक्रीज हो जाए। जब रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो जाएगी तो इसको हम बोलते हैं एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। एंट्रोपी इंक्रीज हो गई तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। क्या होगा बेटा, स्पॉन्टेनियस। तो किसी भी प्रोसेस का अगर डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 है, यानी कि एंट्रोपी पॉजिटिव है, एंट्रोपी पॉजिटिव है, तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, तो वो प्रोसेस क्या होगा बेटा, स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा बेटा, स्पॉन्टेनियस। बात आ रही समझ में, क्लियर? ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर हमारे पास कार्बन सॉलिड था पहले, फिर ऑक्सीजन गैस था, ठीक है, तो बन गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो पहले सॉलिड था, तो सॉलिड क्या होता है बेटा, सॉलिड में रैंडमनेस कम होती है कि ज्यादा होती है, कम होती है। तो एंट्रोपी ऑफ, ये बात याद रखिए, एंट्रोपी ऑफ सॉलिड इज लेस देन एंट्रोपी ऑफ लिक्विड इज लेस देन एंट्रोपी ऑफ गैस। ठीक है, तो पहले सॉलिड था, तो जब प्रोसेस हो गया तो क्या बन गया, गैस। तो अब एंट्रोपी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। जब एंट्रोपी इंक्रीज होगा तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा बेटा, स्पॉन्टेनियस। जनरली जो भी प्रोसेस है दुनिया में जहां पर रैंडमनेस या डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगा तो दैट इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये भी क्राइटेरिया फेल करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बोला था पहले, H2 गैस प्लस हाफ ऑफ O2 गैस, ठीक है, ये हुई H2O लिक्विड। यहां पर दोनों गैस और प्रोडक्ट क्या बना, लिक्विड। तो अब यहां पर गैस से लिक्विड बना, एंट्रोपी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई, डिक्रीज। लेकिन ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। तो इस तरह से पता चला कि एंट्रोपी एक परफेक्ट पैरामीटर नहीं है जिससे हम बता सकते हैं प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है क्या नॉन स्पॉन्टेनियस। बट अदर देन एंथैल्पी, एंट्रोपी इज मोर, ठीक है, इफेक्टिव टू डिटरमाइन द प्रोसेस वेदर द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिखो, एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी यहां पर मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन, व्हाट इज एंट्रोपी। Entropy is a mathematical parameter to measure the degree of randomness or disorderness from initial to final stage, from initial to final stage of a process isothermally, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए,
टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी तो बता सकते हैं किस चीज में कितना रैंडमनेस। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है तब तो होगा ही, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर तो रैंडमनेस इंक्रीज होगी। तो हमें तो बोलना है कि स्पॉन्टेनियस, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मतलब हम खुद ही हीट दे रहे हैं, तो तब तो पता नहीं चलेगा स्पॉन्टेनियस था कि नॉन स्पॉन्टेनियस था। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे फिर उसके बाद देखेंगे कि अब इसमें जो है रैंडमनेस हुई कि नहीं हुई। ठीक है, बाहर से टेम्परेचर नहीं देना। वो बात आ रही समझ में? बात आ रही समझ में? क्लियर? ठीक है, बाहर से टेम्परेचर नहीं देना है। किसी सिस्टम में कितना रैंडमनेस बढ़ा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, दैट इज कॉल्ड द एंट्रोपी, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। तो एंट्रोपी जो है, दूसरा पॉइंट को, एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन only initial and final value, hence it is a state function। एंट्रोपी क्या है बेटा? ये डिपेंड करती है ऑन इनिशियल और फाइनल वैल्यू। ये नहीं कि मतलब आप कहां से कहां किस तरफ एंट्रोपी बढ़ा रहे हो, मतलब किस पाथ से आप आए इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका मतलब एंट्रोपी क्या है बेटा? स्टेट फंक्शन है। फॉर एग्जांपल कोई प्रोसेस है, ठीक है, तो वहां पर एंट्रोपी, आप पहले ए से बी गए, ए से बी गए, फिर बेटा पहले आप ऐसे ए से बी गए, फिर बी से सी गए, तो इसका मतलब यहां से एंट्रोपी जो ए और पहले बी फिर बी से सी, तो ये एंट्रोपी आप यहां से भी डायरेक्टली मेजर कर सकते हो ए से सी। ठीक है, तो आप क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, सी पर कितनी एंट्रोपी थी और ए पर कितनी एंट्रोपी है, तो दैट इज कॉल्ड द चेंज इन एंट्रोपी। वही एंट्रोपी आपको ए से बी और बी से सी की वैल्यू देगा। तो इसलिए एंट्रोपी क्या है बेटा? स्टेट फंक्शन। ये खाली इनिशियल और फाइनल वैल्यू, यानी कि अगर आप डेल्टा एस, ठीक है, एंट्रोपी अगर आप मेजर कर रहे हो ए टू सी, क्या करें बेटा? ए टू सी, तो वो इक्वल्स टू होगी डेल्टा एस ए टू बी प्लस डेल्टा एस बी टू सी, एंड दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एस, वही होगा डेल्टा एस ए टू सी, चाहे आप ए टू सी निकालो चाहे आप ऐसा निकालो, वो दोनों क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे, बिकॉज एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। इज दैट क्लियर नाउ? बात आई समझ में? ठीक है, तो फिर आपने इसमें बोला कि मतलब इस कैसे डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीज होता है। ठीक है, एक और डेफिनेशन है कि एंट्रोपी को हम मेजर करते हैं पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मैथमेटिकली क्या है बेटा? मैथमेटिकली जो एंट्रोपी है, मैथमेटिकली डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी लिख लो, यहां डेल्टा क्यू एक ही बात है, क्यू अपॉन टी। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है इसका चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, यानी कि अगर हम बोलेंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन जो एंट्रोपी का है वो है हीट एब्जॉर्ब्ड, एंट्रोपी में आल्सो बी डिफाइंड, एंट्रोपी में आल्सो बी डिफाइंड एज heat absorbed by a system, heat absorbed per degree Celsius by a system।
heat absorbed per degree Celsius by a system is called entropy या change in entropy। per डिग्री सेल्सियस कितना हीट एब्जॉर्ब किया सिस्टम ने या कितना एंट्रोपी चेंज हो गया। और ऐसा लिख सकते हैं एंट्रोपी चेंज पर डिग्री सेल्सियस in a system is called entropy change। entropy change per degree celsius in a system, ठीक है। क्या लिख रहे हैं एंट्रोपी चेंजिंग, यही है पहला ही सही heat absorbed per degree celsius, ठीक है, by a system that is called the entropy। for example अगर हमारे पास दो सिस्टम है हमारे पास एक सिस्टम 1 और दैट इज सिस्टम 2। तो सिस्टम 1 अगर टेम्परेचर इसका 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है। सिस्टम 1 का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, सिस्टम 2 का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस। और यहां पर जो हमने हीट यहां पर देख ली, इसका हीट जो है एब्जॉर्ब्ड है फॉर एग्जांपल 50 जूल, इसने भी हीट किया एब्जॉर्ब किया, इसने भी 50 जूल हीट एब्जॉर्ब किया। तो पर डिग्री सेल्सियस इसमें कितना चेंज हो गया डेल्टा, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस। क्यों? 50 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर इसका देखेंगे पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना है, टोटल कितना है बेटा 50, डेल्टा एस क्या होगा बेटा, क्यों कितना है 50 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज द पर डिग्री सेल्सियस। तो इसको आप देखो तो ये आएगा 0.5। इसी तरह से बेटा अगर यहां पर देखेंगे पर डिग्री सेल्सियस तो होगा 50 जूल डिवाइडेड बाय 500 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 0 कैंसल, तो ये आएगा 5 1 5 10 50 0.1 जूल। तो यहां पर 0.5 जूल, यहां पर 0.1 जूल। तो पर डिग्री सेल्सियस यहां पर एंट्रोपी चेंज कितना 0.5 दैट इज कॉल्ड द चेंज इन एंट्रोपी। यहां पर डिग्री सेल्सियस कितना 0.1 जूल दैट इज कॉल्ड, मतलब अब टेंपरेचर पर डिपेंड, यहां पर 500 पर ज्यादा एंट्रोपी चेंज होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं, पर डिग्री सेल्सियस सिस्टम में कितना रैंडमनेस है दैट इज कॉल्ड द चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। तो पर डिग्री सेल्सियस में हम मेजर करते हैं किसको, एंट्रोपी को। ऐसा नहीं कि मतलब आपने बोला कि एक सिस्टम 100 पर है, एक सिस्टम 100 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पर है, दूसरा 500 डिग्री सेल्सियस पर है, तो हम बताएंगे जिसका टेंपरेचर ज्यादा उसी की रैंडमनेस ज्यादा हो सकती है। बात आ रही समझ में, वही ज्यादा एंट्रोपी चेंज करें, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें क्या बताना है, पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस में कितना चेंज इन एंट्रोपी है दैट इज कॉल्ड द एंट्रोपी चेंज। बात आई समझ में बेटा, क्लियर, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहाँ पर ही, तो कल इसका जो है कैलकुलेशन करेंगे।